चलिए, तो एक और मार्केट एक्सपर्ट के साथ करते हैं बातचीत। और आज हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब जुड़ चुके हैं। पराग सर के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ। सर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं जय हिंद कॉलेज से, और 4 साल से अधिक का एक्सपीरियंस एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के साथ रहा है। 6 साल से अधिक का एक्सपीरियंस आईसीआईसीआई प्रू एएमसी में एज फंड मैनेजर सर का रहा है। क्वांट कैपिटल, जी शिपिंग भी कुछ एक ऐसे नाम है सर ने जिसके साथ यहाँ पर काम किया है। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो मार्केट में जिस तरह से हम गिरावट की फिसलपट्टी देख रहे हैं, लगातार 5वां महीना है जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्या अब हम एक बॉटम पर पहुंच गए हैं? निफ्टी 22,500 पर पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 13-14% की गिरावट है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जिस तरह का भारी भरकम गिरावट और काफी लंबी स्ट्रीक कई सालों के बाद दिखी है, क्या माना जाए पेन इज ओवर, अब यहां से टर्न अराउंड का समय आ रहा है? मेरा ये मानना है कि देखिए, जब लास्ट ईयर निफ्टी 26,000 हुई थी और रिजल्ट्स जो आने वाले थे वो काफी वीक आने वाले थे, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी कम थी और आरबीआई ने भी लिक्विडिटी काफी टाइट रखी हुई थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और प्लस काफी ज्यादा पैसा आरबीआई को डालना पड़ा रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो उसके चक्कर में इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई और 2-3 क्वार्टर खराब गए। इन बिटवीन ट्रम्प साहब के आने से टैरिफ का जो माहौल बना, और एक माहौल बना कि यूएस में ही सिर्फ ग्रोथ है। फिर लास्ट 15 दिन में जो है डीप सीक के कारण एक माहौल बना कि चाइना में ग्रोथ है। तो चाइना, एमएससीआई चाइना चाइना इंडेक्स 26% ऊपर है, जबकि हम 7% नीचे हैं आफ्टर अक्टूबर। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है, एक्चुअली स्पीकिंग, फंडामेंटली 3-4 चीजें पॉजिटिव हो रही है। एक, गवर्नमेंट का फोकस अब इलेक्शन से हटके ग्रोथ पे आ गया है, विच वाज वेरी क्लियर इन बजट कि उन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। फिस्कल प्रूडेंस रहने की बात की, 4.4% फिस्कल डेफिसिट की बात की। तो गवर्नमेंट का बोरोइंग जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर बॉन्ड मार्केट। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया 10 ईयर इज एट 6.7%। तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई। फिर आरबीआई ने रेट कट किया, आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, और एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ लिक्विडिटी शॉर्टेज आरबीआई लिक्विडिटी डाल रही है सिस्टम में। तो ये सब का जो रिजल्ट आएगा वो अगले 2-3 क्वार्टर के बाद आएगा। तो अभी जो ये डीप सेक, और बिकॉज मार्केट बहुत सारे हेज फंड्स और रिटेल और एचएनआई लोगों से चल रहा है, तो कोई फंडामेंटली ये ध्यान नहीं दे रहा है कि अगर हमारा ईपीएस 1250 से 1300 है FY 2027 का, तो 22,500 पे करीबन करीबन 5.75-6% यील्ड पे है अपन, अर्निंग यील्ड। और 6.7 ही बॉन्ड यील्ड है। तो 1% का ही डिफरेंस रह गया है जनरली। फंडामेंटली ये लेवल पे बॉटम बननी चाहिए। और बॉन्ड यील्ड जो है वो ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। आरबीआई ऑलरेडी रेपो रेट कट कर रहा है। तो अर्निंग यील्ड बढ़ने वाली है यहाँ से, लेकिन अगले 2-3 क्वार्टर लगेंगे उसमें डेफिनेटली। ऑफकोर्स मेरी चैनल चेक के हिसाब से सीमेंट विल डू बेटर इन मार्च क्वार्टर, एक्सक्लूडिंग साउथ सीमेंट कंपनीज। लेकिन वो अभी थोड़े से जगह पे ग्रीन शूट्स है, हर जगह पे ग्रीन शूट दिखते हुए टाइम जाएगा। रूरल कंजम्पशन थोड़ा सा वापस आ रहा है, वो एक अच्छी बात है। और कंपनी स्पेसिफिक बात करें, बॉटम अप लेवल पे बात करें, तो जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसे लेवल पे, जब ऐसे मार्केट में अनसर्टिनिटी हो, अगर कोई प्रमोटर काफी अपने शेयर्स लेता है, और डिस्क्लेमर के साथ कहूंगा मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर आपके सुन रहे हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही शेयर खरीदे। ये कोई मैं आज के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सपोज जिंदाल स्टील एंड पावर जैसा स्टॉक है, अभी उनके इतने सारे, उनके आप अर्निंग कॉल सुनिए, उसमें क्लियर लिखा है कि अगले साल 60% कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। नेट डेट टू इबिटा फिर भी 1.5x के ऊपर नहीं जा रहा है। और हर नया प्रोजेक्ट जो है उसका आरओसी 15% से ज्यादा बनेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और ऐसे 60% ऑफ द प्रोजेक्ट नए एडिशन हो रहे हैं अगले साल। तो इसीलिए प्रमोटर ने अभी अभी 800 करोड़ का माल लिया है, विच इज स्लाइटली लेस देन 1% स्टेक इन द कंपनी। तो ऐसे ऐसे बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज काफी दिख रहे हैं। कल फॉर एग्जांपल हमारी दूसरी पोर्टफोलियो कंपनी है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, उसका एनालिस्ट डे था। द वाइब्स विच वी गॉट वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। कंपनी काफी अच्छा करेगी। अभी 7,500 करोड़ का एयूएम है, तो 2030 में 30,000 करोड़ का एयूएम और 4% आरओए, मतलब 1,200 जी। करोड़ क्या पैट कर सकती है। जी। तो काफी सारी बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज तो अभी मिलने लगी है। ये मार्केट एग्जैक्टली बॉटम आउट होगा कि नहीं, वो तो हेज फंड्स और एफआईआईज के हाथ में है।
कि लेकिन फंडामेंटली एब्सोल्युटली मैथमेटिकली स्पीकिंग यहाँ पे बॉटम बनना चाहिए। यहाँ बॉटम बनना चाहिए। कुछ ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं बाजार के लिए, लेकिन उनका असर धीरे धीरे 2-3 तिमाही में आने वाले समय में दिखाई देगा। जेएसपीएल सर, आपने एक स्टॉक हाईलाइट किया जो कि पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से यहाँ पे प्रमोटर बाइंग भी नजर आ रही है। एक और स्टॉक पर आपकी राय लेंगे, फेडरल बैंक। हाल फिलहाल में ही एनालिस्ट कॉल हुई थी इनकी, और कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए थे। ये बैंक कैसा लग रहा है आपको, पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है? काफी अच्छा, हमारे हमारे पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। और हमें तो पहले से ही ये बैंक अच्छा लगता है, काफी सालों से। जब मैं आईसीआईसीआई प्रू में था तभी भी फेडरल बैंक और टीवीएस मोटर मेरे टॉप मिड कैप पिक्स से हमेशा से। मुझे ये लगता है कि ये बैंक ने कभी ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कंजर्वेटिव, एंड आई लाइक कंजर्वेटिव लेंडर्स। तो इनमें हमेशा लोगों को प्रॉब्लम ये रही है कि ग्रोथ की प्रॉब्लम रही है और आरओए की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उन्होंने रिस्क काफी कम लिया है हमेशा से। तो अभी मनियन साहब आए हैं कोटक से, तो दो चीजों पे उनका ज्यादा ध्यान है। एक है नीम को इम्प्रूव करना, और नीम को इम्प्रूव करने के लिए उनका ध्यान है कि करंट अकाउंट जो है वो बढ़ाए, और उसके लिए उनकी एफर्ट चालू है, उसके रिजल्ट जल्दी से दिखने लगेंगे। और दूसरा, कोटक बैंक वाज लीडर इन ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सीवी फाइनेंसिंग, जहाँ पे यील्ड थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। अगर आप घर के लिए लोन दो सैलरीड आदमी को, या लार्ज कॉर्पोरेट को लोन दो, टाटा स्टील या रिलायंस को, तो उसमें आपको यील्ड नहीं मिलता है। तो अभी ये बैंक जो है धीरे धीरे अपना आरओए निम बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। तो FY 27 पे 1.1 टाइम बुक वैल्यू पे है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, और इट इज अंडर अ वेरी गुड लीडरशिप। इट वाज ऑलरेडी अंडर अ वेरी गुड लीडरशिप अंडर मिस्टर श्याम, और अभी ये लेगेसी आगे बढ़ रही है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के जो प्रेशर है, जैसे रेपो रेट कट होता है, तो अगर आपकी फ्लोटिंग बुक है तो आपके मार्जिन कम होंगे। तो मार्केट आजकल क्या है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म। तो बिल्कुल। एक दो क्वार्टर में अगर आपको नीम प्रेशर थोड़ा सा दिख रहा है तो आप जी। स्टॉक नहीं लेते हो हाँ। या बेच देते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई आदमी 2-3 साल का व्यू ले, तो फेडरल बैंक हो, जिंदाल स्टील एंड पावर हो, या इंडिया शेल्टर फाइनेंस हो, ऐसे स्टॉक्स हम्म। ये प्राइस पे काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बताया, जिंदाल स्टील एंड पावर में तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्रमोटर ने ही दिखा दिया है कि कितने एक्साइटेड है वो लोग अपने अगले प्रोजेक्ट्स को लेके। करेक्ट। ये बात आपने सही कही सर, क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि ये जो प्रमोटर एक्शन हो रहा है उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनमें वापस एक भरोसा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपने सीमेंट में कहा कि कुछ अच्छे ग्रीन शूट्स आर विजिबल। जहां तक सीमेंट डिमांड का सवाल है, कोई सीमेंट स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाती है मिड कैप स्मॉल कैप में। लेकिन जो भी मेरी चैनल चेक्स बता रहे हैं कि अल्ट्राटेक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो बिकॉज डिमांड भी इंप्रूव हो गया है, प्राइस भी इंप्रूव हो गया है। तो आई थिंक अल्ट्राटेक का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट और उसके बाद के रिजल्ट्स काफी इंप्रूव होने चाहिए, बिकॉज सीमेंट के प्राइसेस 10 साल की बॉटम पे थे जब Q3 का रिजल्ट आया। तो तभी से मैं बोले जा रहा हूँ कि सीमेंट में बॉटम बन चुकी है। यहाँ से थिंग्स कैन ओनली इम्प्रूव। और जनवरी फरवरी मार्च में जनरली इंडिया में सीमेंट ज्यादा कंज्यूम होता है। प्लस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन काफी हो गया है। बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स थे, जैसे कि पेन्ना सीमेंट, सांगी सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, बहुत सारे प्लेयर्स अदानी ग्रुप और बिरला ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। तो इंडस्ट्री काफी कंसोलिडेटेड है, और लास्ट 1-1.5 साल में किसी का बहुत पैसा नहीं बना है। तो आगे की कैपेसिटी भी धीरे धीरे आएगी। सब अपना केपेक्स प्लान वापस रीथिंक करेंगे कि एट दिस प्राइसेस वेदर दे कैन मेक मनी और नॉट। ऐसे ही सेम स्टील में, जैसे मैं कि आपको वापस स्टील पे आता हूँ कि परसों टाटा स्टील के नरेंद्र जी ने भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें बोला था कि अगर इसी तरह से चाइना की डंपिंग चालू रही और स्टील के प्राइस ऐसे रहे और प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो इतने कम रहे, तो इट इज डिफिकल्ट कि आगे स्टील का ब्रांड लगाना। तो ये आपको बताता है कि ये बॉटम ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द बॉटम साइकिल है। राइट। तो यहाँ जी। अगर टाटा स्टील बोल रहा है कि मुझे कैपेक्स लगाने में मेरा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ऐसे प्राइसेस हो गए बिकॉज ऑफ चाइनीज डंपिंग, तो दैट मीन्स कि एसबीआई के चेयरमैन ने भी बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की उनको क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने बोला स्टील में कैपेक्स नहीं हो रहा है। तो पॉइंट है कि
ये जब जब कोई भी कमोडिटी में जब ये बात आ जाती है कि प्राइसेस ऐसे नीचे हो या मार्जिन इतने नीचे हो या रिटर्न रेशियो इतने नीचे हो कि नया कैपेसिटी डालने में आदमी 2 बार सोचता है कि नहीं डालता है, पोस्टपोन करता है, तभी जनरली बॉटम बनती है इन सब कमोडिटीज में। करेक्ट करेक्ट, वैलिड पॉइंट सर। पराग सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्पेसेस हैं जिन पर अब ध्यान देने की जरूरत है और कौन से फैक्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अब मार्केट में यहाँ पर टर्न अराउंड की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।